अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको सिखाएंगे कि सी प्लस प्लस में हम नेस्टेड फॉर लूप की मदद से किस तरह से स्टैटिक पैटर्न्स बना सकते हैं। तो आज से पहले भी कुछ वीडियोस में हमने 3-4 किस्म के स्टैटिक पैटर्न्स बनाए हैं। तो आज हम एक और नया स्टैटिक पैटर्न बनाएंगे। तो उससे के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है। तो ये गाइस स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। अ नेस्टेड लूप हैज़ वन लूप इनसाइड ऑफ एनदर। तो हमारे पास नेस्टेड लूप क्या होती है? एक लूप के अंदर दूसरी लूप, मतलब एक आउटर लूप है उसमें एक इनर लूप आ जाए तो हम उसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। दीज आर टाइपिकली यूज्ड फॉर वर्किंग विद टू डायमेंशंस। तो ये क्यों यूज़ की जाती है? जब हमें टू डायमेंशंस में काम करना हो। अब वो टू डायमेंशंस क्या हो सकती हैं और हमने उसको कैसे यूज़ करना है? सच एज़ प्रिंटिंग स्टार्स इन रोज़ एंड कॉलम्स। तो अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए कि हमने रोज़ एंड कॉलम्स में काम करना है, जैसे हम अभी अपने पैटर्न प्रोग्राम्स में एक रो और एक कॉलम में काम करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करके 5 तक जाएंगे, 5 रोज़ और 5 कॉलम्स में काम करेंगे। तो इसका मतलब ये 2 डायमेंशंस हैं, हम रोज़ की तरफ भी जा रहे हैं और कॉलम्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो ऐसे पैटर्न के लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप को किस तरह से लिखा जाता है। तो नेस्टेड फॉर लूप में हमारे पास एक आउटर फॉर लूप होती है जिसका सिंटैक्स बिल्कुल फॉर लूप की तरह सेम होता है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पर हम फॉर लूप के अंदर कोड ब्लॉक लिखते हैं तो काम चल जाता है, बट यहाँ पर कोड ब्लॉक के साथ साथ हम एक और फॉर लूप लगा देते हैं तो हम उसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास रोज़ और कॉलम्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे पास जो आउटर लूप होती है, मतलब जो पहली लूप होती है, वो हमारी रोज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। इसका मतलब है 1 रो, 2 रो, 3 रो या 1000 रोज़ भी हों तो वो यहाँ पर आउटर फॉर लूप में दी हुई कंडीशन की मदद से चलेंगी। उसके बाद बारी आती है कॉलम्स की। तो हमारे पास इनर लूप जो होती है वो कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम या जितने भी कॉलम्स हों उसको हम इनर फॉर लूप से कवर करेंगे। तो आज देखते हैं कि आज के हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आज हमने किस किस्म का पैटर्न बनाना है। तो हमारे पास आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट इन्वर्टेड राइट हाफ पैटर्न स्टार पैटर्न। एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं, राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट इन्वर्टेड राइट हाफ पैरामिड स्टार पैटर्न। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें राइट साइड पर हाफ पैरामिड की मदद से हम पैटर्न को बनाएंगे। इसका मतलब है कि हमने ये लेंथ को स्टार्ट करना है राइट साइड से और उसके बाद जो लेफ़्ट साइड है वो पैरामिड होती जाएगी जैसे कि यहाँ पर बनाई गई है। तो अब चलते हैं डेव स्क्रीन की तरफ और इसके लिए कोड लिखते हैं जो कि हमारा राइट हाफ पैरामिड स्टार पैटर्न को प्रिंट करेगा। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं डेव की स्क्रीन से। याद रखें इन कोड्स में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ हमारी देखी हैं तो आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल छोटी छोटी लिटिल बिट चेंजिंग की मदद से हम ये पैटर्न प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो इसमें कभी भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती, थोड़ी सी, मतलब सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक चेंज होता है और हमारा काम बन जाता है। बट गाइस याद रखें इसको हम यूज़ करने के लिए ना, मतलब स्टार्स पैटर्न को प्रिंट करने के लिए 3 से 4 टेक्निक्स होती हैं। नेस्टेड फॉर लूप हर टेक्निक में यूज़ की जाती है बट हर एक में एक डिफरेंट कंडीशन लगा दी जाती है। तो हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि जो सबसे आसान हो और जो पिछली से मिलती जुलती हो, हम वो टेक्निक आपके लिए लाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इसकी मदद से खुद से कोई लॉजिक डेवलप कर सकें। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो हम डेव की स्क्रीन पर भी आ चुके हैं। तो आज का प्रॉब्लम के लिए कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है हैश, उसके बाद इंक्लूड लिखना है। इंक्लूड एक कीवर्ड है, इसको क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी किस्म की लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए। अब हमने यहाँ पर आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है ताकि हम सी इन और सी आउट का फंक्शन यूज़ कर सकें। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी, इतना काम गाइस आपको अच्छी तरह पता है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन। तो ये हमारा सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपके हर कोड में होना चाहिए। उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट्स, कोड ब्लॉक्स, वो आपकी मर्ज़ी है जैसी भी लिखनी है।
तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपने हर दफ़ा लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर लूप लगानी है। ये फॉर लूप हम लगा रहे हैं तो ये आउटर फॉर लूप हमारे लिए होगी। उसके बाद इंट आई इज़ इक्वल टू 5 और आई ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो 1 से। अब हमने 5 से आई की वैल्यू 5 की है, तो हमने ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 क्यों दिया है, क्योंकि उसकी वैल्यू को अब हमने डिक्रीमेंट करना है। आई डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो 2 माइनस का मतलब होता है कि आई डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब 5 से वैल्यू 4 होगी, फिर 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, तो 1 तक ही चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चल सकेगी, ठीक है। उसके बाद हम इनर फॉर लूप लगाते हैं। इनर फॉर लूप में इंट आई जब हमने यूज़ कर लिया था, हम उसी नेम को अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमने वेरिएबल का नेम चेंज करके आई से जे कर दिया। जे को भी हम 5 वैल्यू दे देते हैं। पहले हमने कभी कुछ दी थी, कभी कुछ दी थी। लास्ट वाले प्रोग्राम ने हमने इसको भी 5 ही दी हुई थी। अब जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और उसके बाद यहाँ पर जे को भी डिक्रीमेंट करना है। अगर आप मैं मतलब यहाँ पे 5 लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं कंडीशन दे रहा हूँ ना कि वो 1 से बड़ा हो या बराबर हो, तो इसका मतलब आप वैसे ही समझ जाएँ कि यहाँ पर डिक्रीमेंट ही होगा, क्योंकि 5 ने अब कम होना है, कंडीशन ही ऐसी लग गई है। अगर सपोज़ करें 5 बढ़ना शुरू हो गया है, तो मैं सपोज़ करें यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू की 1 कंडीशन लगा दूँ और यहाँ पर डिक्रीमेंट की जगह मैं इंक्रीमेंट कर दूँ। अब 5 की वैल्यू होगी 6, 7, 8, 9, 10, तो कंडीशन तो ये फॉर एवर ट्रू रहेगी। तो मतलब ये इन्फिनाइट लूप बन जाएगी जो कभी रुकेगी ही नहीं। हमने ऐसी लूप नहीं बनानी, हमने एक ऐसी लूप बनानी है जो कि कभी रुके, हमारी रिक्वायरमेंट जब ख़त्म हो जाए तो वो रुक जाए। अब हम इसके अंदर कोड लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे इफ़ कंडीशन लगाएंगे दोबारा, क्योंकि अगर हमने हाफ पैरामीटर प्रोग्राम पैटर्न्स प्रिंट करने हैं तो उसके लिए हमें इफ़ कंडीशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेसिस पहले आती हैं। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं इफ़ आई बड़ा हो या बराबर हो किसके, जे के। तो क्या हो, अगर आई बड़ा हो या बराबर हो जाए जे के, तो क्या करे वो सी आउट करेगा। क्या सी आउट करेगा, एक स्टार, ठीक है। आप यहाँ पर एक स्टार लिखते हैं, मतलब आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर स्टार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम स्टार्स के ऊपर पैटर्न्स बना रहे हैं। और उसके बाद अगर मतलब आई बड़ा नहीं होता जैसे, तो क्या करेगा वो एल्स में आ जाएगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद यहाँ पर सी आउट कर देगा। क्या करेगा, एक सिंगल स्पेस, एक स्पेस छोड़ देगा। मतलब जैसे यहाँ पर एक स्पेस आई हुई है, यहाँ पर 2 स्पेसेस हैं और यहाँ पर 3 स्पेसेस हैं और यहाँ पर 4 है, तो इस तरह से वो एक स्पेस छोड़ देगा। और उसके बाद इनर फॉर लूप से वो जैसे एग्जिट हो तो नई रो पर आने के लिए वो एंडल लगा दे, ठीक है। हैंडल यूज़ कर लेंगे ताकि वो उसी रो पर दोबारा ना प्रिंटिंग कर दे, अगली रो पे चला जाए। अब इसको कंपाइलर रन करने के लिए हम F11 की प्रेस करेंगे, यहाँ पर यहाँ से थर्ड बटन प्रेस कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आ रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट हासिल कर ली है। हमारे पास पहली रो में 5 स्टार्स हैं, दूसरी में 4 हैं, तीसरी में 3 है, चौथी में 2 है और लास्ट वाली में हमारे पास 1 है। तो यही हमारी आज की डिज़ायर्ड आउटपुट थी जो हमने हासिल कर ली है। अब इसको समझने से पहले ना, इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको एक लिटिल बिट चेंजिंग और बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर आई और जे की वैल्यू ना मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। सपोज दैट आप यूज़र से पूछते हैं हम लोग आज, सी आउट एंटर द नंबर ऑफ रोज़। अब हम यूज़र को बता रहे हैं कि सर नंबर ऑफ़ रोज़ एंटर करें, तो अब वो यहाँ पर उससे सीन कराते हैं। अब सीन करने के लिए एक वेरिएबल तो ज़रूरी है क्योंकि उसी में स्टोर होनी है, तो हम नम के नेम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे नम आ गया। अब हम क्या करते हैं, आई को वैल्यू इनिशलाइज़ करते हैं नम की। तो इसको एक दफ़ा कंपाइलर रन करके देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। मे भी हो सकता है कुछ गलत आ जाए, बट मे भी हम करेंगे ज़रूर एक दफ़ा ताकि हमें पता तो लगे क्या आ रहा है। हम यहाँ पर 500 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये तो कमाल हो गया, बिल्कुल कोड जैसे हम चाहते थे वैसे काम कर रहा है। इसने बिना किसी परेशानी के नम यूज़र से वैल्यू ली और उसके मुताबिक स्टार्स प्रिंट करवा दिए। बट यहाँ पर एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि यूज़र सपोज कर लें कि वो एंटर 5 ना करे, तो क्या होगा, वो कुछ और एंटर कर रहा है। हम ये सपोज करते हैं उसने ना 5 की जगह पर 10 एंटर कर दिया, तो क्या होगा। तो ये देखें गाइस, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आ गई है। वो क्या आ गई है कि हत्ता कि इसे चाहिए तो था 10 रोज़ का मतलब है पहली रो में 10 स्टार आते, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली रो में भी 5 आ रहे हैं स्टार, दूसरी में भी 5, 10 तो है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या मिस्टेक आई है, क्योंकि हमने जे की वैल्यू चेंज ही नहीं की थी। अब यहाँ पर हम जे की वैल्यू में भी नम कर देते हैं, और नम करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग आ गई और किस तरह से आएगी। तो इसको फिर से कंपाइलर रन करते हैं। अब मैं यहाँ पर पहले 5 रोज़ दे के देखता हूँ क्या एक्यूरेट काम कर रहा है। तो देखेंगे इस 5 रोज़ के लिए बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हमने बात की थी, हमने 10 चाहिए, मैं इसको 10 के लिए चला के देखता हूँ। अब यहाँ पर 5 की जगह मैं 10 कर देता हूँ। और गाइस कमाल हो गया इस बार। देखें यहाँ पर फर्स्ट रो में 10 को स्टार्स हैं, फिर 9 है, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे हम चाहते थे बिल्कुल ये वैसे ही काम कर रहा है। तो हमने ये कैसे किया, हमने यहाँ पर सिर्फ जे की वैल्यू जो कि यूज़र एंटर कर रहा है वही वापस कर दी। इसका मतलब है हमने रोज़ जो यूज़र ने एंटर की हैं, जो भी वैल्यू यूज़र ने एंटर की है वो रोज़ में और कॉलम्स में दोनों में पास कर देंगे, ताकि उतने ही रोज़ और उतने ही कॉलम्स प्रिंट हों। तो इस तरह से गाइस आप अपने लॉजिक को हमेशा चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं लिखवा देता हूँ, जो मैंने कोड करवा दिया आपने वही लिखने, आप खुद से चेंज करें। देखिए हमने यहाँ पर पहले कभी सीन को यूज़ ही नहीं किया, तो आज की वीडियो में हमने एक नई चीज़ देखी, हमने सीन का फंक्शन लगा के देख लिया। एक नई चीज़ मतलब यूज़र से इनपुट ली, उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले करवाया। तो इस तरह से आप अपने स्टार्स को, अपने पैटर्न्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक पर्पज़ इन वीडियोज़ का आपको यही है कि आपको सिखाया जा सके कि आपने किस तरह से पैटर्न्स को कंट्रोल करना है। तो आपको आई होप आप समझ चुके होंगे कि आप यूज़र से इनपुट लेके भी खूब पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं। बट हमने ये तो देख लिया, आज हम ज़रा ये भी देख लें कि हमने ये पैटर्न हमारा वर्क कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर हमें ये तो समझ आ गई आपने कैसे बनाया, बट इनकी वर्किंग नहीं समझ आ रही। तो हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो हम सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर हमने यूज़र से नम में वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर नम में 5 है, इसका मतलब आई में वैल्यू जाएगी कितनी, 5। तो आई में वैल्यू 5 गई, और उसके बाद यहाँ पर जे में वैल्यू क्या होगी, 5 ही जाएगी सेम। अब उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। फॉर लूप चेक करके क्या 5 जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 1 के, यस कंडीशन ट्रू है। फिर वो यहाँ पर मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई है यहाँ पर ये वाली। तो अब वो क्या करेगा, अंदर आ जाएगा। अब अंदर आ गया तो इसका मतलब इफ़ की बारी आ गई है। अब इफ़ में हमने क्या कंडीशन दी हुई थी कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किसके, जे के। तो आई की वैल्यू हमने क्या है हमारे पास 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन है हमारे पास, और क्या है जे की वैल्यू 5। तो इसका मतलब है 5 की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, बट वो इक्वल तो है, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर देगा। अभी यहाँ पर फिर से एक दफ़ा देखते हैं, जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई है, ये देखें यहाँ पर ये डिक्रीमेंट हो गई है। जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होने के बाद जे की वैल्यू होगी 5 से 4। अब 4 तो हो गई है। अब कंडीशन चेक होगी 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के। वो अब इक्वल टू नहीं रहा, मतलब वो पहले भी इक्वल टू नहीं था, बट अब वो बड़ा तो है, 4 ग्रेटर देन है 1 से। तो अब हम वो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, इसका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो अब इफ़ की कंडीशन की बारी आ गई है। अब आई की वैल्यू सबसे पहले आएगी 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, जे के। जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। तो कंडीशन क्या ट्रू है गाइस, बिल्कुल ट्रू है। 5 बराबर नहीं है 4 के, बट वो ग्रेटर देन तो है, मतलब 5 4 से बड़ा है। तो इसका मतलब फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक दफ़ा स्टार प्रिंट हो गया, उसके बाद हम यहाँ से ना स्पेस ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको ना कुछ समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ से फिर से जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, और जे की वैल्यू 5 से 4 अब हो जाएगी 3, क्योंकि हमने डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट लगाई हुई है। अब 3 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 से, यस 3 बड़ा है 1 से, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर फिर से चेक होगी 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू है, जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो अब भी जो 3 है, जो 5 है वो 3 से बड़ा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं आएंगी, बिना किसी चेंजिंग के ये आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है तो एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो इफ़ वाला हुआ उसने एक स्टार और प्रिंट कर दिया। फिर से जे की वैल्यू अब चेंज हो गई, 3 से किस में चेंज हो गई, 2 में। तो अब 2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के, तो 2 डेफिनेटली बड़ा है 1 से, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो गई है। तो अब इफ़ की बारी आ गई फिर से। अब चेक होगा
फाइव आई की वैल्यू है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 2 के। तो कंडीशन फिर से ट्रू हो गई है क्योंकि 5 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब एक और स्टार यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, अब 4 स्टार प्रिंट हो चुके हैं और हमारे पास लूप चल चुकी है 4 टाइम। अब 5वीं टाइम चलने वाली है, जे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 1 के। तो अब यहाँ पर हमारे पास जे की वैल्यू है 1 और वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के। तो अब वो ग्रेटर देन नहीं रही, अब वो क्या हो गया, इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों बराबर है। अब क्या होगा, इक्वल होने की वजह से ये फिर से एक दफ़ा कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो फिर से इनर फॉर लूप की बॉडी में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या चेक होगा, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के। तो अब यहाँ पे चेक हो रहा है 5 जो है वो 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब एक और स्टार की बारी आ गई। ठीक है, एक और स्टार हमारे पास प्रिंट हो गया। तो अब फिर से जे की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट होने के बाद 0। गाइस जे की वैल्यू 0 होती है। हमने बात की थी कि फॉर लूप 0 से स्टार्ट होती है, इसके इंडेक्सेस और सॉन चलते जाते हैं, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होती। तो अब देखते हैं उसकी नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं होती, क्यों मतलब ये रुक जाती है, क्या हो जाता है। अब जे जैसे ही 0 हो गया तो 0 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। ना तो 0 1 से बड़ा है और ना बराबर है, तो इसका मतलब यहीं पे काम ख़त्म। इफ़ की तो बारी ही नहीं है ना, इनर फॉर लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो गई, क्योंकि जे कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। तो अब गाइस समझ आई कि आपको मतलब जे की वैल्यू अगर फिर से डिक्रीमेंट होती तो यकीनन 0 में डिक्रीमेंट -1 ही आप कह सकते हैं। तो वो ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्यों, उसकी बेसिक वजह यही थी कि हमने कंडीशन ही हम ऐसी बना देंगे वो 0 से स्टार्ट हो और सॉन चलती जाए, नेगेटिव वैल्यू में कभी भी फॉर लूप नहीं जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ तक हमारी फर्स्ट लाइन का काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास जे की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, आई की वैल्यू में अब डिक्रीमेंट होगा क्योंकि आई में यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट लगाया हुआ है और यहाँ पर 5 से होगी 4 आई की वैल्यू। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या कंडीशन चेक होगी, क्या जो आई है हमारे पास वो बड़ा है, एक दफ़ा ये कंडीशन भी साथ ही देख लें। 4 जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 1 से, यस कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इनर फॉर लूप की बारी आ गई क्योंकि ये इनर फॉर लूप आउटर फॉर लूप की बॉडी है। ठीक है, तो आउटर फॉर लूप जो है वो अपनी बॉडी में आ चुकी है, ये आप समझ लें। जे इज़ इक्वल टू 5 क्यों हो गया, क्योंकि हमने नम की वैल्यू से असाइन की हुई है। नम की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, नम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही अपनी जगह पर स्टिल रहेगी। 5 एंटर किया है 5 रहेगी, 4 एंटर किया 4 रहेगी, 3 एंटर किया 3 रहेगी, कुछ भी एंटर किया वो वैसे ही रहेगी। जे की वैल्यू होगी 5। अब जे क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 1 के। तो जे की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखे हैं 5। तो 5 के ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, यस कंडीशन ट्रू है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इफ़ की कंडीशन आ जाएगी क्योंकि अब इनर फॉर लूप की हम बॉडी में आ चुके हैं, यहाँ पर चले गए हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, यहाँ पर 5 के। जे की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई है क्योंकि 4 ना बड़ा है 5 के से और ना 5 के बराबर है। तो इसका मतलब ये इफ़ वाला पार्ट, मतलब एक स्टार वाला पार्ट अब नहीं होगा। अब स्टार प्रिंट नहीं होगा, तो स्टार नहीं प्रिंट हो रहा तो क्या होगा, इफ़ में हमने एल्स की कंडीशन लगाई है तो क्या होगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है आपकी बारी एक स्पेस आ गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिर से कंडीशन लगाते हैं, जे डिक्रीमेंट होने के बाद 5 से हो गया 4। अब 4 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 से, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू है। अब फिर से इसका मतलब इफ़ की बारी आ गई और इफ़ में क्या हो रहा है, इफ़ में चेक होगा क्या 4 जो है मतलब आई की वैल्यू 4 है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 4 के। अब कंडीशन ट्रू है, क्यों ट्रू है, बड़ा तो नहीं है 4 से, बट बराबर तो है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब पहले एक एल्स वाला पार्ट की वजह से स्पेस प्रिंट होगी, अब फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। तो यहाँ पर एक स्टार आ गया। तो उसके बाद फिर से यही चीज़ चेक की जाएगी, जे की वैल्यू 4 से 3 हो गई, तो 3 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के, यस कंडीशन ट्रू है, 3 1 से बड़ा है। अब क्या होगा, यहाँ पर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू जे की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो क्या 4 जो है वो 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगी, इक्वल नहीं है तो क्या हुआ। तो इसका मतलब है इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर स्टार प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर हमने इफ़ में स्टार दिया हुआ है। तो अब फिर से जे की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, जे इज़ इक्वल टू 2
और 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू है 1 के। ये कंडीशन क्यों लिखी है? क्योंकि ये यहाँ पर लिखी हुई है जे ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 के। तो जे की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है। अब इफ़ की बारी आ गई। इफ़ क्या कहती है कि हमें आई ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो जे के। तो आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई है 4, यहाँ पर लिखी हुई है हमने, ठीक है। 4 ग्रेटर दैन और इक्वल टू है किसके? जे की वैल्यू। जे की वैल्यू है 2, तो यकीनन 4 2 से बड़ा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका मतलब एक और स्टार प्रिंट हो गया, 3 स्टार प्रिंट हो चुके हैं। इसका मतलब ये फॉलो 4 टाइम एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब 5 टाइम की बारी है इसकी। तो अब जे की वैल्यू क्या होगी? 1 हुई। तो ये क्या 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 की? तो अब गाइस आप सोचेंगे ये है, मुझे लग रहा है ये है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 आई की वैल्यू है मेरे पास, 4 ग्रेटर दैन और इक्वल टू है 1 के। तो यस कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 4 जो है वो 1 से बड़ा है। तो अब कंडीशन ट्रू होने की वजह से एक और स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो एक और स्टार प्रिंट होने के बाद अब जे की वैल्यू हो गई है 0। तो जे की वैल्यू यहाँ पर 0, कंडीशन हमारे पास है 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू है 1 के। नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास एक मसला आ गया, कंडीशन गलत हो गई। तो ये इनर फॉर लूप से एग्ज़िट कर जाएगा। और इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ पहली रो में 5 और दूसरी रो में एक स्पेस के बाद 4 स्टार प्रिंट हो गए। तो इसका मतलब अब यहाँ पर अगर मैं आई की 3 वैल्यू एग्जीक्यूट करूँगा तो वो 2 स्पेसिस लेगा और 3 स्टार्स देगा। फिर अगर मैं रो नंबर 4 पे आ जाऊँगा तो वो क्या करेगा, 3 स्पेसिस देगा और उसके बाद 2 स्टार्स देगा। तो इस तरह से ये फॉर लूप हमारी काम करती हैं। तो गाइस आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमारी नेस्टेड फॉर लूप किस तरह से काम करती है और वो किस तरह से कोई भी पैटर्न प्रिंट कर देती है। तो इसी तरह आप कोई भी पैटर्न प्रिंट करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने एक और ख़ास चीज़ देखी कि हम यूज़र से भी इनपुट लेके अपने पैटर्न्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यूज़र से भी इनपुट लेके अपने पैटर्न्स को प्रिंट करवाना मुश्किल नहीं है। तो आप गाइज इससे खेलना शुरू करें। याद रखें, प्रोग्रामिंग तभी आएगी जब आप इससे खेलना शुरू कर देंगे। जितना आप खेलेंगे आपकी प्रोग्रामिंग उतनी अच्छी होती चलेगी। आज हमने इसके साथ खेला है, हमने एक पैटर्न प्रोग्राम बना लिया, हमारा काम ख़त्म हो गया था। मगर हमने उसके साथ कैसे खेला, हमने यूज़र से एक इनपुट लेके और वो वैल्यू उनको सेट की और फिर उसके साथ खेलना शुरू किया। तो हमारे किस तरह से कितनी मज़ेदार 10 रोज़ के साथ 10 कॉलम के कम्बिनेशन के साथ कितना मज़ेदार पैटर्न प्रिंट होगा। तो आप इसी तरह से कोई भी पैटर्न बड़ी आसानी से बड़े अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। हमने अब उस पैटर्न का कोड अपनी स्लाइड में भी ऐड कर लिया ताकि हमें फ़र्दर कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको यहाँ से देख सकें। तो गाइज़ आज के लेक्चर में हमने नेस्टेड फॉर लूप को देखा और उसकी मदद से एक पैटर्न प्रोग्राम बनाया। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह और भी कुछ पैटर्न प्रोग्राम देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले लेक्चर्स आपके लिए और भी इंटरटेनमेंट वाले होने वाले हैं। बट याद रखें, ये लेक्चर्स आप अच्छे से सुन लें क्योंकि आने वाले लेक्चर्स थोड़े से और अच्छे होने वाले हैं। मतलब वो उनके पैटर्न्स बड़े मज़ेदार होने वाले हैं। बट याद रखें, कोई जितना पैटर्न मज़ेदार होगा उसकी कोडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी। तो जितनी कोडिंग मतलब कॉम्प्लेक्स होगी उतना आपका पैटर्न अच्छा होगा। तो इसलिए आपको ये 4-5 वीडियोस पहले से सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले वीडियोस में लॉजिक थोड़ा मुश्किल होगा बट आपको समझ आ गया तो वो भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो गाइज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।